एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड इन अप्रोचेस कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का। ठीक है, ये सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल ऑनर्स का, जिसका यूनिट 2 है। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है इसमें कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के उपागम बताइए, जिसमें आप 3 उपागम बताएंगे। संस्थागत उपागम यानी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, प्रणाली उपागम यानी सिस्टमैटिक अप्रोच, एंड संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। ठीक है, ये 3 बताएंगे। अगर ऐसे पूछता है कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के उपागम बताइए, विश्लेषण कीजिए, तो ये तीनों को आपको लिखना होगा। लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है, अब एग्जामिनर ना थोड़ा स्मार्ट वर्क कर रहा है। वो क्वेश्चन बना रहा है तो वो कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति की संस्थागत उपागम बताइए। ठीक है, या तो बोलेगा प्रणाली सिस्टम बताइए, या तो कहेगा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम बताइए। ठीक है, इसमें हम तीनों ही उपागमों पे पढ़ेंगे। उपागम की जगह याद रखना दृष्टिकोण भी इसे कहते हैं, अप्रोच भी कह सकता है एग्जामिनर। तो शब्दों का खेल होता है, इस बात का ध्यान रखें। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, संस्थागत उपागम, इसका इंट्रोडक्शन देख लो। इसमें एक बात मेनली याद रखो, ये जो उपागम है संस्थाओं का, ठीक है, संस्थागत का ही नाम से ही पता चल रहा है, इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट का, संस्था का जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका, संसद, न्यायपालिका, ऐसी जो संस्था रहती है, जो कोई भी राजनीतिक संस्था रहती है, उसका अध्ययन होता है इसमें। ठीक है, ऐसे मेन पॉइंट मोटा मोटा समझ लो कि संस्थागत उपागम का मतलब है कि संस्थाओं का, जैसे कि सांसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मंत्रिमंडल, ठीक है, राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन, सभी के ये क्या करता है, उसका अध्ययन करता है कि वो रूल और रेगुलेशन कैसे चला रहे हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन देख लो आप। परिचय। संस्थागत उपागम एक परंपरागत उपागम है। ठीक है, ये उपागम 1930 के दशक से अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। शासन या सरकार स्वयं एक संस्था है। ठीक, शासन चला या गवर्नमेंट एक खुद भी संस्था है। ठीक है, बिना संस्था के कोई चीज़ काम नहीं करती। और इसके विभिन्न अंग हैं, जैसे कि संसद में विधायिका, मंत्रिमंडल में कार्यपालिका आ जाती है, न्यायिक में न्यायपालिका आ जाती है। राजनीतिक दल वैसे तो गैर सरकारी संगठन होते हैं, परंतु वे राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर आधारिक तंत्र और गैर राजनीतिक संगठन है, परंतु वे सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। संस्थागत उपागम के अंतर्गत शासन और राजनीति से जुड़ी सारी संस्थाओं के गठन और भूमिका का विचार किया जाता है, भूमिका पर विचार किया जाता है। ठीक है, यानी जो संस्थागत उपागम है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, उसके अंतर्गत क्या, शासन, राजनीति से जुड़े मुद्दे, राजनीति से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, गठन है, उसकी क्या भूमिका है, उस सभी पे विचार किया जाएगा। अब एग्जामिनर इसमें क्या करे ना, संस्था का वो पूछ ले रहा है कभी कभी, संस्था का अर्थ बताइए, संस्था क्या होती है। ठीक है ना, तो आप समझ गए संस्था का क्या मतलब होता है, अर्थ भी इंट्रोडक्शन में ही समझ गए आप। अब आगे चलते हैं संस्थागत उपागम में। ठीक है, संस्थागत उपागम में संस्थाओं का अध्ययन यानी संस्थागत उपागम, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ठीक है, ये शब्द थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट है, इसलिए इंस्टीट्यूशनल शब्द का प्रयोग करूँगा। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में संस्थाओं का अध्ययन, जैसे कि संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, समाज के साथ उसके रीति रिवाज का भी अध्ययन किया जाता है। यानी संस्थागत उपागम में संस्थाओं का अध्ययन, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक है, समाज के साथ साथ उसके जो रीति रिवाज भी हैं, उसके सभी के अध्ययन किया जाता है इसमें। इस तरह की विभिन्न भिन्न संस्थाओं के संगठन, भूमिका का विस्तार, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत शासन और राजनीति से जुड़ी सारी संस्थाओं का संगठन, भूमिका पर विचार किया जाता है। परंतु इस उपागम के अंतर्गत संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करते समय उससे जुड़े व्यक्तियों और व्यवहार की उपेक्षा की जाती है। मतलब संस्था का तो हम अध्ययन कर रहे होते हैं इसमें, ठीक है ना, शोध कर रहे होते, खोज रहे होते हैं संस्था कैसे काम करे, क्या, लेकिन इससे जुड़े जो व्यक्ति होते हैं ना, उनका जो व्यवहार होता है, कैसे व्यवहार उनका, ठीक है, कैसा व्यवहार है, व्यक्तियों का व्यवहार है जो इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उनसे नहीं, उनका व्यवहार नहीं, उनके व्यवहार को अध्ययन किया, कैसा कौन सा व्यक्ति किस मूड का है, क्या बोले क्या करेगा, ठीक है, उनका अध्ययन नहीं किया जाता, उस संस्था का अध्ययन किया जाता है जिनमें ये व्यक्तियाँ काम कर रहे होते हैं। संस्थागत उपागम में मतदान व्यवहार, ठीक है,
विधायिका के व्यवहार को, न्यायपालिका या न्यायाधीशों के व्यवहार को जैसे विषय इसके विषय क्षेत्र में नहीं आते। यानी आपके विचार उसमें अध्ययन नहीं कर रहे होते हैं लोग। संस्थागत उपागम में विचार है जो, वो उसमें अध्ययन नहीं कर रहे होते हैं उसका, मत विचारों का, व्यवहारों का अध्ययन नहीं कर रहे होते। जैसे मतदाता जो है, अब वो चुनाव डाल के आ रहा है, किस विचार की, किस धारणा का है वो चुनाव डाल के आ रहा है, कैसे कर रहे हैं, नहीं। ये चुनाव संस्था का जरूर करेंगे अध्ययन, लेकिन मतदाता जो उसके मतदाता के व्यवहार का नहीं, उसका अध्ययन नहीं करें। पोलिंग बूथ एक संस्था के रूप में अगर काम कर रही है तो उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन जो उसमें पोलिंग बूथ में काम कर रहे हैं व्यक्ति, उसके व्यवहार का अध्ययन नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है। और या तो फिर जो वोट डाल के आ रहा है उसके व्यवहार का अध्ययन नहीं करेंगे। विधायिका के व्यवहार, यानी विधायिका मतलब संसद, संसद का अध्ययन करेंगे, लेकिन जो संसद में काम कर रहे होंगे ना व्यक्ति, उनके विचारों और व्यवहारों का अध्ययन नहीं करेंगे ये लोग, नहीं, ठीक है। इन विषयों के क्षेत्र पे नहीं किया जाता। न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे पर न्यायाधीशों के व्यवहार का नहीं। जो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायपालिका, ठीक है, उच्च न्यायालय, निच्च न्यायालय, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय, इन सारे न्यायालयों का तो अध्ययन किएंगे क्योंकि एक संस्था के रूप में काम कर रहे हैं ये। लेकिन न्यायाधीश जो जज बैठा हुआ है उसके व्यवहारों का अध्ययन नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे विषय इसके विचार क्षेत्र से नहीं आते। इसके साथ ही इस उपागम के अंतर्गत वर्तमान संस्थाओं की स्थिरता और आस्था रखते हुए हिंसा या इसके भावनाओं, राजनीतिक उथल पुथल, आंदोलन, युद्ध और क्रांति के तत्वों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब एक चीज़ और ये ध्यान नहीं देते, जैसे कि अब मान लो संस्थाओं की जो स्थिरता है, आस्था है, मतलब अब संस्था है वो कोई, मतलब संस्था है वो किसी को आस्था है। अब हिंदू परिषद संगठन, वो जो मंदिर वंदिर होते हैं, वो संस्था के रूप में अगर काम कर रहे हो तो हॉस्पिटल भी चला रहे होते, तो उनमें वो ज़्यादा ये उपागम नहीं वो रखता है, ठीक है, किसी की आस्था उस्था पे नहीं काम करता है। अब मान लो इसके अंदर अच्छा संभावना और उथल, राजनीति की उथल पुथल, यानी दंगे फसाद में, उसमें उसका अध्ययन नहीं करता ये। आंदोलन हो रहा है उसका अध्ययन नहीं करेगा। युद्ध और क्रांति के तत्वों का विशेष ध्यान नहीं देगा, कहेगा इसका नहीं। सिर्फ संस्था का अध्ययन किया जा रहा है इस संस्थागत उपागम में, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब अगला है संस्थागत उपागम के समर्थक क्या रहे हैं, कौन कौन से समर्थक रहे हैं। कुछ समर्थक आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। अरस्तु, जेम्स प्राइस, लास्की, हरमन फाइनर, सैमुअल फाइनर, ठीक है, एडमबर्ग, लासवेल, तो क्यों मिले, ठीक है। संस्थापक उपागम के जनक हैं डरवचर और डॉलर, ये दो संस्थापक उपागम के जनक हैं, ठीक है। अब संस्थाओं का अर्थ क्या है, ये एग्जामिनर ने पिछली बार यही पूछ लिया था कि संस्थाओं का अर्थ क्या है। एक बात याद रखिए, ये संस्थावाद है, एक इसी का पार्ट इसी चैप्टर में ही 9 संस्थावाद है, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। 9 संस्थावाद, ठीक। तो उसके साथ क्वेश्चन जोड़ दिया कि संस्थावाद का अर्थ बताइए और 9 संस्थावाद के बारे में बताइए। तो या कभी कभी एग्जामिनर संस्थावाद से ही पूछ लेता है। तो संस्थावाद का अर्थ क्या है, क्या मानते हैं आप संस्थावाद का अर्थ। हालांकि प्रथम या कानून द्वारा स्थापित व्यवहारिक या गतिविधियों के एक सुसंगत और संगठित प्रतिरूप को मोटे तौर पर एक संस्था कहा जा सकता है, ठीक है। प्रथम कानून द्वारा स्थापित व्यवहार गतिविधियों में के एक सुसंगत और संगठित प्रतिरूप को मोटे तौर पर एक संस्था कहा जा सकता है, ठीक है, संस्था कहा जा सकता है। इसलिए एक संस्था के अर्थ में केवल संसद, न्यायपालिका, विधायिका जैसे निकाय नहीं आते, बल्कि और भी लोग आते हैं, जैसे कि समाज के रीति रिवाज आएगा तथा किसी अन्य प्रतिरूप वाले व्यवहार भी शामिल होंगे। जैसे कि आप इस तथ्य के अवगत होने का विवाह की समाज शास्त्रीय अध्ययन हेतु एक संस्था है। यानी विवाह का मतलब है, आप देखते हो ना आजकल मैट्रोमोनी साइट कहते हैं शायद, शादियों वाले का शायद वही कहते हैं, या विवाह संस्था है जो शादियाँ करवाती है। गाँव में, यूपी में देखो ना सामूहिक विवाह होते हैं, वो भी एक संस्था के रूप में तो काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। एक संस्था संगठित होती है सामूहिक विवाह करने के लिए, ठीक है। नहीं, बिहार का पकड़ा हुआ विवाह नहीं देखना है, यूपी में देखो और भी स्टेट में देखो सामूहिक विवाह का, ठीक है, सामूहिक विवाह का देखना होता है। उसमें सभी कम से कम 40-50 लोग या और उससे भी ज़्यादा लोग विवाह के लिए बैठते हैं कि वर बैठेगा, वधू बैठेगा, तो वो एक संस्था ऑर्गेनाइज कर रही होती है शादी को, ठीक है। वो उसका अध्ययन करते हैं ये लोग, ठीक। संस्था का अध्ययन नया नहीं है बल्कि पुराना है।
अब बल्कि अरस्तु के विचारों की तरह प्राचीन हैं। अब प्राचीन क्यों हैं? क्योंकि अरस्तु ने भी संस्था का अध्ययन किया है। संस्था बेहतर जीवन के लिए समाज, विश्व या नागरिक का पोषण कैसे करती हैं। अरस्तु ने इस मानक पर्सन को समझने के लिए कौन सी संस्था बेहतर कार्य कर रही है, ठीक है, मतलब अरस्तु इन सभी का जीवन क्लियर की कौन सी संस्था सबसे बेहतर काम कर रही है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है। 158 संविधानों की तुलना की अरस्तु ने, ठीक है। मैकियावेली ने प्रिंस की संस्था के अनेक सलाह दी ताकि प्रजा पर उचित नियंत्रण किया जा सकते। मैकियावेली, ठीक है। यहाँ तक कि जब थॉमस हॉब्स थे, जो लेवियाथन जिनकी पुस्तक है थॉमस हॉब्स की, तब वह विवेक अंग्रेजी गृह युद्ध से चिंतित थे, इसलिए उन्होंने मजबूत संस्था भी प्रचार किया कि मजबूत संस्था होगी तो गृह युद्ध नहीं होंगे, क्योंकि कार्य संभाला जा सकता है। जेम्स वारियस और लोवेल, ठीक है, ये दो थिंकर हैं इसके इम्पोर्टेंट। संस्था अध्यात्मक उपागम के क्षेत्र में अनेक प्रमुख योगदान के कारण राजनीति अनुशासन के तहत अध्ययन की एक विभिन्न शाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के सच्चे संस्थापक रहे हैं, ठीक है। ब्रायन है, विचारक हैं ये, ठीक है। ब्रायन अमेरिकन कॉमनवेल्थ, ठीक है, इनकी एक पुस्तक 1888 में लिखी और दूसरी है मॉडर्न डेमोक्रेसी 1921 में लिखी, ठीक है। में लिखते हैं, अपने कार्य द्वारा आधुनिक लोकतंत्र के तहत उन्होंने विधायिका के कामकाज और उसके पतन को समझने की कोशिश की। यानी ये जो विचारक हैं उन्होंने मतलब अध्ययन किया है, संस्था है जैसे कि विधायिका, सांसद, इन सभी को देखा, उनकी संस्था को अध्ययन किया और देखा उसके कामकाज, उसका पतन कैसे हो रहा है, उसका काम कैसे चल रहा है, पॉलिसी कैसी चल रही है, उसका पतन धीरे धीरे कैसे हो रहा है, डिक्लाइन कैसे कैसे हो रही है, उन सभी को समझने की कोशिश की है। तो ये संस्था का अध्ययन किया इन्होंने। और लोवेल ने फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी आदि का अलग अलग अध्ययन किया। यानी लोवेल हैं जो फ्रांस का अध्ययन करते हैं, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, इन 3 देशों का अलग अलग अध्ययन किया है। उसमें जनमत संग्रह और उसके प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करने की मांग रखी कि भाई इन देशों में जनमत संग्रह कराया जा सके, क्योंकि इन देशों का संस्था कैसी काम कर रही है, इसमें जनमत पर डिसाइड किया, ठीक है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक संस्थागत उपागम राजनीतिक विज्ञान के अनुशासन के मुख्य स्तंभों में से एक था। अनेक विद्वानों ने इस विषय में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका को समझने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए उन्होंने क्या किया, यानी जो 20वीं शताब्दी थी उसके पूर्वार्ध क्या हुआ, संस्थागत उपागम राजनीतिक विज्ञान के अनुशासन के मुख्य स्तंभों में से एक होने लगा, ठीक है। उसमें से एक रहा, सबसे बेस्ट तरीका रहा था इसमें। अनेक विद्वानों ने, बहुत सारे विद्वानों ने क्या किया, इस विषय में संस्थाओं की भूमिका को समझने का प्रयास किया। बहुत से विद्वान क्या करने लगे, संस्था के ऊपर रिसर्च करने लगे। वो देखने लगे कि संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं, कैसे पॉलिसी बना रही हैं, क्या नीतियां रही हैं, कैसे वर्क कर रही हैं, क्या फंडिंग कर रही हैं, ठीक है, कैसे समाज को संभाल रही हैं। उन सब पे बहुत से विचारकों ने अपने संस्था पे भूमिका समझने का प्रयास किया कि कैसे काम करें। अब उदाहरण के लिए आप एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, एग्जाम्पल। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे ना, विड्रो लिख गया, विड्रो विल्सन ने जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय सरकारों की तुलना की, इन्होंने कंपैरिजन किया और देखा कि सरकारों की, मतलब सरकार की तुलना करते हुए देखा कि बताया कि जो अमेरिका सरकार है वो यूरोपीय सरकारों से क्या सीख सकती है, क्या बेहतर और सीख सकती है उनसे, ठीक है। इसका अध्ययन किया एक संस्था के रूप में उन्होंने। संस्थागत उपागम के कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो निम्न प्रकार की हैं, इनकी विशेषता देख लो, ठीक है। संस्थागत उपागम के लक्ष्य और विशेषता क्या रही हैं वो आप देख लो। विधि परायण, यानी विधि परायण में कानूनी संस्था का वो हो रहा है इसमें, ठीक है। संस्थागत उपागम ने विभिन्न संस्थाओं की तुलना में कानून को केंद्रीय स्थान माना है, ठीक है ना, लॉ को सबसे ऊपर केंद्रीय स्थान माना है संस्था के रूप में, उसका अध्ययन किया उन्होंने। कानून की प्रमुखता को मोटे तौर पे इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि कानून राजनीतिक जीवन का आधार है और नागरिकों के व्यवहार और महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल कानून करता है राजनीति में, उसके जीवन को प्रभावित करता है नागरिकों के, ठीक है। संरचनावाद, स्ट्रक्चरवाद ये कह सकते हो या संरचनावाद कह लो आप। संस्थागत उपागम के विद्वानों के अनुसार संरचनावाद द्वारा ही व्यवहार को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। इसीलिए प्रमुख संस्थागत
विशेषताओं तथा आदर्श प्रकार की सरकार, इसमें संसदीय और राष्ट्रपति सरकार शामिल होती हैं। इसके तहत क्या हो रहा है कि जो संसद है उसमें विभिन्न मॉडल और राष्ट्रपति सरकारों पर बड़े पैमाने पर शोध किया गया, कि मतलब राष्ट्रपति पे शोध किया गया, उसकी जो स्ट्रक्चर है, संस्था है, उस पर शोध किया गया, ठीक है, संसद पे शोध किया गया बहुत बड़े पैमाने पर। इस उपागम के अध्ययन की गई संरचना और औपचारिक और संवैधानिक थी। इसके विषय में शोधकर्ता द्वारा यह धारणा रखी गई कि संरचना के मुख्य पहेलियों की पहचान करके प्रणाली के व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा आप लिखोगे ऐतिहासिकता, ठीक है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कह रहा है। ऐतिहासिकता क्या है कि समकालीन राजनीतिक संस्थाएं निसंदेह अपने ऐतिहासिक परिस्थितियों के अंतर्निहित होती हैं, ठीक है, मतलब हिस्ट्री कैसे चल रही है एक संस्था की, वो भी तो अध्ययन का विषय है, इतिहास क्या रहा है, ठीक है। संस्थागत उपागम में उन संस्थाओं और ऐतिहासिक विश्लेषण शामिल था जिन्हें शोधकर्ता समझने और विश्लेषण करने के लिए तैयार हैं। ऐतिहासिक परिस्थितियों की समझ में शोधकर्ता को उचित भविष्यवाणी के लिए विकास के प्रति रूप में समझने में मदद मिलती। सामान्यता, ठीक है, समानता लिखे, सामान्यता आप समझ सकते हो। संस्थागत उपागम की प्रकृति से नियमांक था जीवन का क्या होना चाहिए और उसे प्राप्त करने से अच्छी सरकार की क्या भूमिका होगी, जैसे कि पर्सनों से संबंधित था, ठीक है। आलोचना क्या है इसकी, मतलब क्यों आलोचना की जा रही है, बुराई क्यों जा रही है इसकी, बुराई क्यों जा रही है। पहली बुराई है इसकी, यह आलोचना क्यों हो रही है, क्योंकि संस्थापक उपागम दृष्टिकोण संकुचित है, छोटा है, ये सिर्फ संस्था का व्यवहार कर रहा है, उसके अंदर के लोगों को नहीं देखभाल कर रहा है, ठीक है। ये यूरोपीय देशों का अध्ययन तक सीमित है, जो यूरो केंद्रवाद आपने पढ़ा था ये उससे तक सीमित है, वो अपने नज़रिए से देखते हैं, ठीक है, सब कुछ। इसका अध्ययन वर्णनात्मक था, विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं था, ठीक है, ध्यान नहीं दिया था। वर्णनात्मक से सिर्फ शब्दों से वर्णन कर दिया और नहीं, मतलब प्रैक्टिकल नहीं था, कुछ भी समझ लो, ठीक है। तीसरा है इसका संस्थागत उपागम के दृष्टिकोण के अंतर्गत औपचारिक तत्व स्थिर तत्वों का ध्यान किया जाए, जबकि शासन को प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्वों को भी बहुत योगदान होता है, मतलब जैसे कि दबाव समूह, वो भी तो एक संस्था के रूप में काम कर रहे हैं, इसकी तो कोई बात ही नहीं करता संस्थागत उपागम। राजनीतिक दल हैं उसकी बात नहीं करता, राजनीतिक जो प्रक्रियाएं चल रही हैं समाज में उसकी बात नहीं करता, वो भी तो एक संस्था के रूप में काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, इसलिए इनकी आलोचना की। आप इसका निष्कर्ष खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बनता है प्रणाली यानी सिस्टमेटिक थ्योरी। ये दो तरीके से ये भी पूछता है कभी कभी, प्रणाली उपागम या सिस्टमिक थ्योरी, याद रखना। ये प्रणाली उपागम को कई नामों से जान लेते हैं, या इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख रखा है सिस्टम थ्योरी, सिस्टमिक थ्योरी, ठीक है। डेविड ईस्टन के साथ भी जोड़ देते हैं इस शब्द को, क्योंकि इन्होंने ये अधिकतर ये थ्योरी दे रखी है, डेविड ईस्टन ने ही, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। इंट्रोडक्शन देख लो। प्रणाली उपागम तुलनात्मक राजनीति में दूसरा उपागम है, ठीक है ना, सेकंड है ये तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के उपागम में, सेकंड उपागम में आता है सिस्टमेटिक थ्योरी यानी प्रणाली उपागम, ठीक है, व्यवस्था उपागम। प्रणाली उपागम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रणाली और उपागम, ठीक है। प्रणाली का अर्थ होता है समग्रता, प्रणाली का अर्थ बताया इन्होंने समग्रता, और प्रणाली का, ठीक है, प्रणाली का अर्थ है समग्रता। इसके सभी तत्व अंग परस्पर संबंध तथा सब नियंत्रित होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं संबंध, ठीक है, परस्पर होते हैं, जमूनी ग्राउंड लेवल की बात कर रहे होते हैं ये, ठीक है। प्रणाली उपागम समग्रता में विश्वास करती है, यानी सभी समग्र एकजुट हों उसमें विश्वास करती है। यह उपागम शिक्षक और प्रशिक्षक को सामाजिक और तकनीकी प्रक्रिया की मान्यता देता है, ठीक। उपागम में छात्र केंद्रित होता है इसमें, ठीक है, जो एक स्टूडेंट होता है वो केंद्रित होता है, जो मांग, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें, बताता हूँ, ये क्लियर हो जाएगा आपको। उपागम संस्थाओं के समाधान के लिए निर्णय पर पहुंचने की विधि है, और ये विधि शिक्षण और प्रशिक्षण व्यवस्था की नवीन परिवर्तन के अनुसार विकसित होने की सहायता बनाती है। इंट्रोडक्शन है आपका, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम में प्रणाली उपागम विशेष स्थान है। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक डेविड ईस्टन, ठीक है, डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953
1953 में है, के अंतर्गत राजनीति से जुड़ी प्रक्रियाओं को राजनीतिक प्रणाली के रूप में समझने की कोशिश की। यानी राजनीति से जुड़ी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है ना, सिस्टम है, कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है वो सिस्टम, ठीक है, उस सब को इन्होंने समझने की, अध्ययन करने की, ठीक है, सुझाव, ठीक है, प्रक्रिया राजनीतिक प्रणाली को समझने की सुझाव दिया। अपनी दूसरी पुस्तक, ये एक सेकंड पुस्तक लिखते हैं, सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 में सिद्धांत के स्तर पर व्यवहार करने और एक नए और सहायक तरीके से राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए अवधारणा का एक समूह प्रदान किया है, ठीक है। इन्होंने ये देख लो, अब प्रणाली उपागम की थोड़ी सी विशेषता देख लो, ठीक है, प्रणाली उपागम की विशेषता देख लो। प्रणाली उपागम में निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य होता है, यानी इसका प्रणाली सिस्टम है कि सिस्टम का मतलब होता है कि भाई सभी समय पे काम करो, निश्चित ये उद्देश्य है तो इस उद्देश्य को पूरा करो, ये लक्ष्य है इस लक्ष्य को पाओ, सिस्टमिक, एकदम सिस्टम तरीके से काम होता है। प्रणाली उपागम एक समन्वित और गद्यात्मक समग्र है। प्रणाली उपागम तत्वों का क्रमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है, सिस्टम से चलने वाली प्रणाली है। प्रणाली उपागम के प्रारूप तथा पुनरावृत्ति भीम का मूल्यांकन एक विशिष्ट अंग होते हैं। अनुदेशन के नियोजन, विकास, प्रस्तुतिकरण तथा मूल्यांकन प्रणाली सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। अब अगला है, यहाँ से डेविड ईस्टन का प्रणाली या व्यवस्था उपागम, इसे व्यवस्था उपागम भी कहते हैं, इसको कई नामों से भी जाना जाता है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्यवस्था उपागम, डेविड ईस्टन को व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का जनक माना जाता है। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। इन्होंने विज्ञान द्वारा स्थापित सिद्धांत तार्किक प्रणाली से युक्त होते हैं, ठीक है। व्यवस्था विश्लेषण में विश्व एवं इतिहास की समस्त अवस्थाओं योजित होती हैं। डेविड ईस्टन की व्यवस्था में विश्लेषण का सर्वाधिक सिद्धांत है, ठीक है। डेविड ईस्टन व्यवस्था उपागम कई नामों से जाना जाता है, जैसे व्यवस्था सिद्धांत, व्यवस्था विश्लेषण तथा निवेश, निर्गत, प्रारूप आदि, ठीक है, प्रारूप आदि, इन ऐसे नामों से जाना जाता है, ठीक है। डेविड ईस्टन के सिद्धांत की व्याख्या कैसी किया है उन्होंने, इसको इन्होंने बताया 1953 में उनकी एक पुस्तक आई, ठीक है, अपनी पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की जिसमें द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, 1953 में आई। मैं ईस्टन ने, इसमें मैं लिख गया, साइंस में ईस्टन ने स्पष्ट किया कि जो राजनीति का सरोकार है मूल्य के आधारित आवंटन से है, मतलब जिसका जो सरोकार है, जो बेस है, उसका मूल्य जो है आधारित आवंटन से है। डेविड ईस्टन की इस संकल्पना के अनुसार प्रणाली इन तत्वों के समूह का हो, जो यानी जो बोलते हैं जो सिस्टम थ्योरी है, इन तत्वों से समूह से होना चाहिए। इसके अलावा अगर होगा तो वो गलत होगा सिस्टम, ठीक है। वो 3 सिस्टम बताते हैं, एक दूसरे से संबंध हो, मतलब इस आमने सामने संबंध हो, एक दूसरे से, एक दूसरे पर आश्रित हो, एक दूसरे पर निर्भर हो कि हाँ भाई एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। तीसरा है एक दूसरे पर क्रिया करते हो, एक दूसरे का काम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो ना, करते हो, ठीक है। उसके बाद है डेविड ईस्टन के अनुसार प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन अतः क्रियाओं का समूह है जिसके अंतर्गत मार्गों को निर्गत में बदला जाता है, ठीक है ना। पर राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर, ठीक है, अंदर उन अंत क्रियाओं का समूह है जिसके अंतर्गत मार्गों और निर्गत में बदला जाता है। राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं और प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है जो समाज के भीतर अनिवार्य या आधिकारिक मूल्य का विनियोजन करती है, ठीक है। अब है अगला, ये, हाँ ये देख लो, डेविड ईस्टन के लिए राजनीतिक अवस्था इनपुट और आउटपुट तंत्र है जो राजनीतिक निर्णयों को इन स्थितियों से जुड़ी गतिविधियों से निपटना पड़ता है। इनपुट और आउटपुट का मतलब होता है मांग, आयात, निर्यात, ठीक है, मांग करो सरकार पूरी करेगी, ठीक है ना। ईस्टन के अनुसार राजनीतिक प्रक्रिया बंद दायरे के अंतर्गत नहीं चलती, जो राजनीतिक सिस्टम है वो बंद दायरे के अंदर नहीं चलता, खुले तरीके से सोचना पड़ता, उसमें काम करना है, बल्कि इसके सिरे सामाजिक प्रक्रिया के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। सामाजिक प्रक्रिया के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, सोसाइटी के साथ जुड़े होते हैं। इस दृष्टि से राजनीतिक प्रणाली को एक खुली प्रणाली माना जाता है।
ईस्टर ने राजनीतिक व्यवस्था को निवेश, निर्गत और कार्य प्रतिशत निषाद करने वाली ऐसी व्यवस्था माना है जो पर्यावरण द्वारा उत्पन्न मांगों को अधिकारित निर्णय के रूप में स्वरूप बनाती है। ठीक है, ईस्टर ने प्रारूप प्रति को अपनी नई कृति ए फ्रेमवर्क फ्रॉम पॉलिटिकल एनालिसिस 1965 में यानी राजनीतिक विश्लेषण का ढांचे में अधिक विस्तृत रेखाचित्र किया है। ये देख लीजिए, ये है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये वातावरण है, वो कहते हैं ये वातावरण है। ठीक है, कहते हैं मांग होगा, अगर जनता मांग कर रही है या ऐसे समझो ये मांग हो रहा है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था बीच में रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई जो जनता तो जो चुना होगा जिसने नेता को, उसी से मांग करेगी ना कि भाई ये हमें राशन दो, हमारे लिए कानून बनाओ, हमें इंसाफ दो। राजनीतिक दल फिर वो कानून बनाएंगे उस पर। ठीक है, मान लो देश में बहुत से बलात्कार केस चल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जनता की मांग है भाई बलात्कार कानून पे बहुत सख्त कानून बना दो, जैसे ईरान इकरात में, ठीक है ना, सऊदी अरब में होता है कि जान से मार देते हैं, ऐसा मान ले कानून है। तो राजनीतिक व्यवस्था उस समाज कंडीशन को देखेगी, अगर उसे लगता है कि हाँ ठीक है इस पर बनने चाहिए, तो वो क्या करेगा, कानून बना देगा। ठीक है, जब कानून बना देगा, ठीक है, कानून करेगा तो नीतियाँ बनेगी, नीतियों से प्रतिपुष्टि होगी, संसद और लोकसभा में सब में पास होगी। ठीक है, उसके बाद सहयोग कौन करेगा, जनता, जिन्होंने मांग की है कि हाँ ये चीज़ हम अपने ऊपर सहयोग करते हैं और लागू करो इसे। ठीक है, अब ये निष्कर्ष के रूप में आप देख लो, निष्कर्ष के रूप में क्या लिखोगे, डेविड ईस्टन प्रणाली व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत ने पुनर्निवेशित जैसी धारणा को शामिल कर कर अपने आप को गतिशील सिद्ध के रूप में पेश किया है। इसमें किसी खास राजनीतिक व्यवस्था के साथ अपने आप को आबद्ध करने से बचाकर तुलनात्मक विश्लेषण को स्पष्ट नहीं की गई है। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का। ठीक है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम थोड़ा सा देख लो आप। प्रणाली उपागम तुलनात्मक राजनीति में तीसरा उपागम है ये। ठीक है, सिस्टमैटिक थ्योरी में प्रणाली उपागम में ये तीसरा उपागम है ये। संरचनात्मक कार्यात्मक का अर्थ है जांच के एक उपकरण के रूप में राजनीतिक संरचनाओं के कार्यों की व्याख्या करना, यानी जांच करो उसकी कार्यों को, राजनीति के संस्थाओं संरचनाओं के कार्यों की व्याख्या करो उसकी जांच करके। ठीक है, कि वो सही है कि गलत। ठीक है, संरचनात्मक कार्यात्मक का अर्थ है जांच के एक उपकरण के रूप में राजनीतिक संरचनाओं के कार्यों की व्याख्या करना, कि राजनीति है जो उसकी कार्यों की कैसे व्याख्या कर दोगे। ठीक है, ये समाज में विभिन्न सामाजिक संरचनाओं और संस्थाओं के अंतर संबंध और परस्पर निर्भरता पर केंद्रित रहता है। ठीक है, ये समाज को विभिन्न भागों में बनी एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है, स्थिर रहता है, अवस्थित बनाए रखता है और मिलकर काम करते हैं ये लोग। ठीक है ना। अब है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार क्या है, उसके अनुसार कि परिवार हो, शिक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, सरकार हो, धर्म हो जैसे सामाजिक संरचनाएं हो, संस्था हो, ठीक है, विशिष्ट कार्य करती है जो समाज के समग्र कामकाज में और संतुलन में योगदान बनाती है, जो समाज में सभी संतुलन बनाए रखते हैं। ये कार्य प्रकट यानी इच्छा और मान्यता प्राप्त और अव्यक्त दोनों हो सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट समाज को सुचारू कामकाज को बनाए रखने में सामाजिक व्यवस्था स्थिरता और, ठीक है, सर्वसम्मति के महत्व पर जोर देती है। ठीक है, सुझाव देता है कि सामाजिक संरचनाएं और संस्थाएं मौजूद क्यों हैं, आवश्यक क्यों हैं, पूरी हो सकती हैं और समग्र रूप से व्यक्तियों और समाज की जागरूकता को पूरा कर सकती हैं। अब इसकी आलोचना क्यों की जा रही है, ठीक है ना, इसकी आलोचना का तर्क है ये कि संस्थापित यथास्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है और सामाजिक असमानताएं, शक्ति की गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन को नज़रअंदाज कर दे रहा है ये। ठीक है, इसमें क्या सामाजिक जो असमानता है समाज में फैली हुई, शक्ति की गति, पावरफुल जो लोग हैं, सामाजिक जो परिवर्तन में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसे अनदेखा कर दे रहा है, नज़रअंदाज कर दे रहा है इसे। ठीक है, ये मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को दृढ़ कर सकता हो, हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अनुभव और दृष्टिकोण की उपेक्षा कर सकता है। ठीक है, ये वो मानते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ये आप खुद ही लिख देना। ठीक है, संस्थागत दृष्टिकोण और संरचनात्मक
ये मेन पूरा इंट्रोडक्शन मैंने मिला के लिख दिया है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में मूल्यवान संतुष्टि प्रदान करते हैं, जबकि संस्थागत दृष्टिकोण संस्थाओं की भूमिका और राजनीतिक व्यवस्था पर उसके प्रभाव पर केंद्रित हैं। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणाली की परस्पर निर्भरता और कार्यों का विश्लेषण करता है तथा उसकी सीमाओं को स्वीकार करना और राजनीतिक प्रणालियों की अधिक व्यापक समझ हासिल करने के लिए सांस्कृतिक शक्ति, गतिशील और ऐतिहासिक संदर्भ में ऐसे कारणों को ध्यान में रखते हैं जो अन्य दृष्टिकोण विचार करना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब अगला चैप्टर पढ़ा जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एजुकेशन एकलव्य में फिर आपका स्वागत रहेगा।